नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, यानी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर एक अहम, हम कह सकते हैं, योगदान जो करने वाला अहम जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, चित्र शैलियाँ, यानी हम कह सकते हैं जो आपका आरएस प्री है या फिर स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, इसको मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया है वो है राजस्थान की चित्रकला, जिसमें चित्रकला शैलियाँ हो गई और विभिन्न चित्रकला स्कूलें, उनको है जो कि पूछा गया है। तो किस प्रकार से जो प्रश्न बने थे उनको भी हम लोग है जो कि इसमें बात करेंगे, और किस प्रकार से प्रश्न है जो कि बन सकते हैं, उन सभी के बारे में बहुत डिटेल से आज के सेशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यानी ये थोड़ा टॉपिक बड़ा हो सकता है, बहुत शानदार टॉपिक है, इसमें से कम आपके 1 से 2 प्रश्न पूछेंगे ही, है ना। और पिछली बार जैसे एक प्रश्न पूछा था कि कपड़े पे बने चित्र, ना, किसी कह सकते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे था, कपड़े पे बने पिछवाई चित्र कैसे से संबंधित है ना। तो पिछवाई चित्र है जो कि आपके कपड़े पे बने, जो उसमें थे कपड़े पे या फिर लकड़ी पे जो भी है ना, तो उसमें कपड़े पे आपका राइट था। तो कपड़े पे बने जो चित्र है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, वो आपकी है जो कि नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा किस चित्र शैली की उपशैली है, नाथ द्वारा किस चित्र शैली की उपशैली है, मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली मानी जाती है। ठीक है, चलिए इन सभी के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से चित्र जो शैलियाँ, जो कला है, चित्रकला जो स्कूलें हैं उनको 4 भागों में बांटा है। एक तो मेवाड़ चित्रकला स्कूल हो गई, और दूसरी हम कह सकते हैं मारवाड़ चित्रकला स्कूल, एक ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल, एक है जो कि हाड़ौती चित्रकला स्कूल। इनके अंदर कौन कौन सी जो उप चित्रकलाएं, जो शैलियाँ हैं, जो स्कूलें कह सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। किस, यानी इनको अलग अलग भी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि चित्रकला का जो प्रारंभिक काल है वो कब से माना जाता है, और प्रादुर्भाव है, इसका जो स्वर्ण काल है, इसका जो जनक किसे कहा जाता है, भारत के चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, और राजस्थान में भी आधुनिक चित्रकला का जनक है जो कि किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में बातें करेंगे। जैसे हम लोगों ने राजस्थान साहित्य, जो भाषा साहित्य बोलियां जब पढ़ी थी, उसके अंदर भी इसके बारे में बातें की थी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेन व कॉपी या फिर हम कह सकते हैं नोटबुक लेकर के बैठ जाएं, और साथ साथ नोट्स आप बनाते रहे ना। जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ, न तो कोई एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ और न कोई कम लिखवाता हूँ, तो आप लोग है जो कि उसको साथ साथ नोट करते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है आज का। हेडिंग लगा ली होगी, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ विभिन्न, ये आप लिख सकते हैं विभिन्न चित्रकला स्कूल, ये तो हमारा जो टॉपिक था ना, तो ये हम आगे लिखेंगे। पहले आप लिखे राजस्थान की चित्रकला व शैलियाँ, ऐसे ही लिख सकते हैं, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला व शैलियाँ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब पढ़ तो हम बुक से भी लेते हैं ना, लेकिन समझने में क्या होता है कि हमारी आसानी रहती है कि कभी भूल नहीं पाते। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका प्रारंभिक जो काल है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक शुरुआत के जो प्रमाण है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं और किसने इसको है जो कि खोजा था। तो राजस्थानी चित्रकला के जो प्रारंभिक जो प्रमाण है वो चट्टानों पे बने जो चित्र थे वहां से मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है शैल चित्र। क्या कहा जाता है, शैल चित्र। अब शैल चित्र की यहाँ पे बात आती है, शैल चित्र से आप समझ रहे होंगे कि शैल चित्र किसे कहा जाता है। शैल चित्र क्या होता है, शैल चित्र क्या होता है, इसके बारे में बात करें। शैल का मतलब होता है शिलाओं पे बने चित्र, शिलाओं पर बने चित्र। एक बार समझने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे मैं लिखवा दूंगा। शिलाओं पर बने चित्र। अब शिला क्या होती है, पत्थर,
पत्थरों की जो शिलाएं होती है ना, या फिर हम कह सकते हैं चट्टानें जो होती है, चट्टानों पर बने चित्र क्या हो जाते हैं। इसमें देखो कई सारे प्रकार है, जैसे शेखावाटी जो चित्र शैली है, किसकी उपशैली है? मारवाड़ की, सॉरी हम कह सकते हैं मारवाड़ की, क्या ढूंढाड़ की है ना, ढूंढाड़ की। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, ढूंढाड़ की कौन सी है? शेखावाटी। तो शेखावाटी चित्र शैली है, वहां पे प्रसिद्ध रूप से हम कह सकते हैं जो प्रमुख वहां पे उसको भित्ति चित्र कला भी है जो कि कहा जाता है, भित्ति चित्र शैली भी कहा जाता है। तो अब भित्ति चित्र शैली कौन सी हो जाती है? भित्ति चित्र शैली, भित्ति का मतलब हो गया भीत, भींत होती है ना साधारण भाषा में, जो दीवार होती है ना, दीवार पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। और शैल चित्र कौन से हो जाते हैं? शैल का मतलब पत्थरों पे बने, चट्टानों पे बने, जो शिलाओं पे बने चित्र शैल चित्र कहलाते हैं। तो प्रारंभिक काल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक समय में, इस चित्रकला का जो हम कह सकते हैं उद्भव जो हुआ था, यानी राजस्थानी चित्रकला के जो प्रारंभिक प्रमाण है वो चट्टानों से मिले थे, है ना, न कि भीतों पे बने। तो चट्टानों से मिले थे, जिसको क्या कहा जाता है? शैल चित्र कहा जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक? फिर बात करें तो एक व्यक्ति था, विद्वान था, जिसका नाम था वीएस वाकणकर, जिन्होंने 1953 ईस्वी में राजस्थान के कई सारे जो क्षेत्र थे वहां पे कई सारी खोज है जो कि उन्होंने की थी। जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो दर्रा कोटा, चंबल नदी के किनारे कुछ शैल चित्रों की खोज की थी। एक झालावाड़ में जो काली सिंध नदी ना, गागरोन कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ के अंदर जो काली सिंध नदी के किनारे है, जो कि हम कह सकते हैं इन्होंने वहां पे भी कई सारे जो शैल चित्र इन्होंने प्राप्त किए थे, प्रमाण वहां पे इनको मिले थे। कब की बात कर रहे हैं हम? 1953 की। किसने खोज की थी? वीएस वाकणकर ने। फिर एक दो एग्जांपल और भी लेते हैं, जैसे माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में भी उन्होंने है जो कि वाकणकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। और ईडर जो वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, वहां पे भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे कई सारे चट्टानों पे इन्होंने जो प्रमाण राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक प्रमाण वहां से मिलता है। फिर कई सारे हम बात करें तो शैल चित्रों के संबंधित जो अन्य स्थान हैं उनके बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में। जैसे कि बांका भीलवाड़ा, वहां पे सबसे प्राचीन व अलंकृत जो गुफा स्थित है वहां पे है, जो कि कई सारे जो शैल चित्र वहां पे मिले हैं। और एक कोलवी की गुफा की बात करते हैं, जिसको राजस्थान की एलोरा व अजंता गुफा भी कहा जाता है। राजस्थान की एलोरा व अजंता गुफा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलवी की गुफा, जो कि कहाँ पे? झालावाड़ में। वहां पे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सर्वाधिक शैल चित्र वहां पे मिले हैं, सर्वाधिक मात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित जो शैल चित्र मिले हैं वो कहां पे मिले हैं? कोलवी की गुफा झालावाड़ के अंदर। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफा है जो कि कहा जाता है। फिर एक आता है आपके आलनिया क्षेत्र कोटा के अंदर, ठीक है, एक लिखे आलनिया, लिखवा दूंगा एक बार। आलनिया क्षेत्र ये कहां पे पड़ता है? कोटा। यहां पे अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र के जो चित्र थे, शैल चित्र, वो वहां पे मिले हैं। और जिनकी जो खोज है वो किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने है जो कि की थी। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र के अंदर जो शैल चित्र थे उस प्रकार के यहाँ पे जो कि मिले हैं, अवशेष हम कह सकते हैं, या फिर प्रमाण जो हमें देखने को मिले हैं। और उसके बाद में अगर हम समझने की बात करें तो एक गरडदा जो कहाँ पे पड़ता है? बूंदी के अंदर। तो वहां पे भी कई सारे स्थान है, जैसे एक स्थान है छाजा नदी के किनारे, वहां पे ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग जो मिली है। ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग, इसके बारे में अगर बात करें क्या होता है ये? ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग, ये क्या होता है? ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग। ब्रेड का मतलब क्या होता है? पक्षी, पक्षी। और राइडर का मतलब क्या होता है? चले इसके बारे में बात करें। रॉक का मतलब होता है पर्वत या फिर पहाड़ी, है ना, रॉक पहाड़ी हो गई। पेंटिंग का मतलब चित्र हो गया। तो वहां पे यानी हम कह सकते हैं राइड का मतलब चलना, या फिर हम कह सकते हैं तो इसके बारे में उड़ते हुए, है ना। तो वहां पे हम कह सकते हैं पहाड़ी पर उड़ते हुए पक्षियों के चित्र वहां देखने को मिले।
पहाड़ी का मतलब पहाड़ी पे है तो पत्थरों पे है, तो कौन से चित्र हो गए? शैल चित्र, क्योंकि अभी हम शैल चित्र की बात कर रहे हैं। ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग, यानी उस पहाड़ी पे उड़ते हुए पक्षियों के चित्र वहां देखने को मिले हैं। कहां पे? गिरडदा बूंदी के अंदर। ठीक है, तो ये विशेष बातें हमको ध्यान रखनी है, बाकी मैं नोट करवा दूंगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक दर्रा क्षेत्र पड़ता है आपके भरतपुर के अंदर। दर क्षेत्र ना, दर है, दर क्षेत्र, भरतपुर, दर क्षेत्र भरतपुर। यहां पे अगर हम बात करें तो कई सारे जो पशु पक्षी हैं उनके शैल चित्र मिले हैं। उड़ते हुए शैल चित्र कहां पे मिले हैं? उड़ते हुए जो पहाड़ी पर पक्षियों के जो चित्र मिले हैं वो तो कहां पे मिले हैं? गिरडदा बूंदी के अंदर। और एक क्षेत्र आता है आपका जो दर्रा क्षेत्र है वो तो कोटा है, दरा क्षेत्र वो तो कोटा हो गया। और दर क्षेत्र जो है आपके भरतपुर के अंदर, यहाँ पे पशु और पक्षियों के शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और एक आता है बेराट जो कोटपुतली बहरोड, वहां पे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में ब्रेड रॉक पेंटिंग मिले हैं। तो यहाँ पे तो जो उड़ते हुए पक्षियों के चित्र थे, लेकिन वहां पे उड़ते हुए नहीं दिखाए गए, लेकिन कई सारे पक्षियों के चित्र है, इसलिए उसे कहा जाता है बर्ड रॉक पेंटिंग। ठीक है, यानी पक्षियों के शैल चित्र हम कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए। और इसीलिए उस स्थान को प्राचीन समय की चित्रशाला भी कहा जाता है। कई सारे प्रकार के वहां पे है जो कि पक्षियों के चित्र मिले हैं, इसलिए उसको है जो कि प्राचीन काल का हम कह सकते हैं चित्रकला का चित्रकलाशाला उसे है जो कि कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे राजस्थानी जो चित्रकला है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कब हुआ था और किसके माध्यम से हुआ था, इस सभी के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे विभिन्न स्कूलें पढ़ेंगे, यानी चित्रशैली स्कूलों पढ़ेंगे, उसके अंदर जो उपशैली है वो उनके बारे में बात करेंगे। फिर उन सभी उपशैलियों के बारे में एक एक करके डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले उसके पढ़ेंगे कि इसका प्रादुर्भाव काल कब से माना जाता है। फिर हम बात करेंगे स्वर्ण काल कब से माना जाता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर महिलाओं के चित्र कौन से हैं। फिर बात करेंगे उसके अंदर पुरुषों के कौन से चित्र हैं। फिर बात करेंगे इसके अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में बात करेंगे इसके अंदर कौन से पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, कौन से पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। फिर विशेष अन्य चित्रकार, विषय वस्तु, उन सभी के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, या फिर हम कह सकते हैं। और जो एक मुख्य जो बात थी वो हम लोगों ने बात की थी कि राजस्थान की चित्रकला का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, वो हम लोगों ने बात की थी। तीन यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। एक तो होता है राजस्थान, ये मैं लिखवा दूंगा एक बार, आप समझने की कोशिश करें। राजस्थान चित्रकला का जनक है वो तो कौन है? महाराणा कुंभा। राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा। ठीक है, और भारतीय चित्रकला का जनक अगर बात करें, या फिर पहले लिखे राजस्थान की, एक बार लिखना नहीं, चलो मैं बता देता हूं ना। राजस्थान की चित्रकला का जनक है महाराणा कुंभा। और पूछ ले कि आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। और अगर पूछ ले भारत की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का जनक, भारतीय चित्रकला का जनक, ठीक है, तो यहां पे होगा रवि वर्मा। रवि वर्मा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि हम लोगों ने है जो कि भाषा बोलियां व साहित्य के अंदर पढ़ा था कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, और वहां पे पूछ ले कि संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोगों ने बात की थी, तो आप बताने की कोशिश करें। यानी बात करें तो राजस्थान के इतिहास का जनक है जो कि किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। और यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ ले कि संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का जनक, तो किसे कहा जाता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, पढ़ लेते हैं जो इसका प्रारंभिक जो समय काल है जो कि कब से माना जाता है। तो अब आप लाइन टू लाइन लिखते रहें। यानी राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण लिखे। राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण चट्टानों पे बने चित्रों से मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण
राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण चट्टानों पे बने चित्रों से मिलते हैं। चट्टानों पर बने चित्रों से मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सेल चित्र कहा जाता है। चित्रों से मिलते हैं जिसे सेल चित्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? यानी चट्टानों पे बने चित्रों से है जो कि सबसे प्रारंभिक राजस्थानी चित्रकला का जो प्रमाण वहां देखने को हमें मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल चित्र। यहां तक समझ में आ गया? फिर एक लाइन लिखिए कि 1953 ईस्वी में वी.एस. वांकणकर के द्वारा कई सारे निम्न स्थानों पे है जो कि सेल चित्रों की खोज की गई। लिखे 1953 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने निम्न स्थानों पर, क्योंकि मैं अभी आपको स्थान कुछ लिखवाऊंगा, निम्न स्थानों पर कई सेल चित्रों की खोज की। कई सेल चित्रों की खोज की। ठीक है, तो ये लिखिए। यानी हम कह सकते हैं 1953 में वाकणकर ने निम्न स्थानों पे कई सारे जो चित्रों की, सेल चित्रों की खोज की थी, जिसके अंदर बात करें, एक तो लिखिए आप दर्रा कोटा चंबल नदी के किनारे कुछ सेल चित्र उन्होंने है जो कि पाए थे, और एक झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे। तो लिखते रहे दर्रा कोटा, यानी हम कह सकते हैं चंबल नदी के किनारे। नंबर लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिए। दर्रा कोटा चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे। ठीक है, एक लिखे झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे। झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, यानी दर्रा कोटा चंबल नदी के किनारे हो गया, और एक हो गया झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे, और एक माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में भी, और इधर गुजरात में भी है जो कि सेल चित्र कई सारे इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पे खोजे थे। तो लिखते रहे फटाफट से। माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्र में एक लिखे, माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्र में इधर गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में, एक और लिख दीजिए। इधर वर्तमान में कहां पे है? कोष्टक में लिख दीजिए गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट से।
दिख रहा है आप सभी को। फिर इसके बाद में जो अन्य शैल चित्र है, जो शिलाओं पे बने जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं, राजस्थानी जो चित्रकला के जो प्रारंभिक जो प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लिखिए यहां तक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, मैं पूरा साइड हो रहा हूं ना। चलिए अब एक हेडिंग लगाए, शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थान। शैल चित्र जो हम कह सकते हैं प्राचीन प्रारंभिक समय में, तो जो अभी हम लोगों ने 4 लिखे थे वहां पे मिले थे। माउंट आबू है, ईडर है, दर्रा है, और एक कौन सा हो जाएगा, दर्रा जो कोटा होगा, एक झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे। एक हेडिंग लगाए, शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थान। शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थान। ठीक है। अब लिखिए बांका भीलवाड़ा, एक लिखे, इसमें नंबर लगा सकते हैं आप, इसमें नंबर लगा सकते हैं। एक नंबर लिखिए बांका भीलवाड़ा, तक लिख दीजिए आगे भीलवाड़ा। अलंकृत गुफा, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्राचीन समय के यहाँ पे है, जो कि शैल चित्र में देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन अलंकृत गुफा यहाँ पे स्थित है। देखिए यहाँ पर सबसे प्राचीन अलंकृत गुफा है। अलंकृत गुफा, एक नंबर लिख दीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक हो जाएगा आपकी कोलवी की गुफा। इसके बारे में हम कह सकते हैं, जिसको राजस्थान के एलोरा व अजंता गुफा भी कहा जाता है। और इसे तो राजस्थान की एलोरा व अजंता गुफा कहा जाती है। और राजस्थान से बाहर जो रियल में अजंता व एलोरा गुफा के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ पे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, लिख दीजिए। यानी बांका भीलवाड़ा यहाँ पर सबसे प्राचीन अलंकृत गुफा है, जो कि देखने को मिलती है, या फिर लिख दीजिए स्थित है। ओके, फिर लिखिए कोलवी की गुफा। नेक्स्ट लिखिए कोलवी की गुफा कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर। कोलवी की गुफा झालावाड़ में, जहां पे हम कह सकते हैं, या फिर लिखना है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि कई सारे शैल चित्र, यानी सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र वहां पे देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे राजस्थान की अजंता व एलोरा गुफा कहा जाता है। लिखिए 2 नंबर लगा के कोलवी की गुफा। कोलवी की गुफा, कोष्टक में लिखिए झालावाड़। यहां बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। सर्वाधिक शैल चित्र, शैल चित्र मिले हैं, इसलिए इसे, आवाज आ रही है ना आप सभी तक, इसलिए इसे राजस्थान की एलोरा व अजंता कहा जाता है। राजस्थान की एलोरा व अजंता की गुफा कहा जाता है। एलोरा व अजंता है, जो कि राजस्थान की किसे कहा जाता है, एलोरा व अजंता की गुफा की
गुफा कहा जाता है। ठीक है, वैसे हाँ लिख सकते हैं राजस्थान की एलोरा व अजंता की गुफा कह सकते हैं, या फिर राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफा, रियल में ऐसे नाम है ना, इसलिए इसे राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफा कहा जाता है। तो वैसे लिख सकते हैं अजंता व एलोरा लिख सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत इसमें है नहीं। फिर 3 नंबर लगा के लिखे आलनिया। आलनिया कहाँ पे है? क्षेत्र जो कोटा के अंदर पड़ता है, तो इसमें लिखे आलनिया क्षेत्र कोटा। वहां पे जो हम कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र के शैल चित्र मिले हैं। आलनिया क्षेत्र कोटा, 3 नंबर लगा के लिखे आलनिया क्षेत्र कोटा। लिखे यहां पर डैश करके लिखे, यहां पर प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र के शैल चित्र मिले, शैल क्षेत्र के शैल चित्र मिले हैं। मिले हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं स्थित है। ठीक है, जिनकी खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। जिसकी खोज की बात करें तो लिखी इसमें इनकी खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी, के द्वारा की गई, के द्वारा की गई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? यानी मैं आपको आशा दिलाता हूं कि मैं आप सभी को ये जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये पूरा आपको एज इट इज तुरंत उसी टाइम में याद करवाने की कोशिश करूंगा। बस क्या करना है, आप साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते रहना, और फिर कभी जब आपका मन हो तो रिवीजन इसका एक बार आप कर लेना, बाकी एक बार लिखे अच्छे से। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग है जो कि क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। चले लिखिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। 3 लिख लिया, और फिर उसके बाद में एक आपको लिखना है गिरडदा। कहाँ पे पड़ता है? बूंदी में। वहाँ पे जो छाजा नदी एक है, नदी है, उसके किनारे कई सारे जो स्थित थे ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग वहाँ पे है, जो कि शैल चित्र वहाँ पे मिले हैं। बढ़े आगे, कितना हो गया? 3 हो गए ना। 4 नंबर लगा के लिखे चार नंबर गिरडदा, डेस करके लिखे गिरडदा बूंदी। ठीक है, यहाँ पे ये जो गिरडदा क्षेत्र है वो कहाँ पे है? ये छाजा नदी के किनारे स्थित है। यह है छाजा नदी के किनारे स्थित है। के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे है? गिरडदा जो क्षेत्र पड़ता है बूंदी के अंदर, ये छाजा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर क्या मिले हैं? ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग, जो वहां पे हम कह सकते हैं शैल चित्र जो मिले हैं, इसी के अंदर है। ये आप मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख रहा हूं यहाँ पे, ब्रेड राइडर, ये इसी के अंदर लाइन है, ताकि मैं अच्छे से आपको लिखने में समझ में आ जाए ना। राइडर रॉक पेंटिंग, शैल चित्र मिले हैं। ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग के शैल चित्र मिले हैं।
चित्र मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखे एक दर क्षेत्र कहां पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। 5 नंबर लगा के लिखे दर क्षेत्र, या फिर सीधा लिख सकते हैं दर भरतपुर के अंदर ना। तो यहाँ पे पशु पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं। दर क्षेत्र कोष्टक में लिखे भरतपुर, क्या मिले यहाँ पे? पशु पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं। आवाज आ रही है ना आप सभी तक अच्छे से? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर आवाज अच्छे से आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसके अंदर एक और लिखे बेराट के अंदर ना, 6 नंबर लगा के लिखे बेराट कोटपुतली बहरोड। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में, यानी यहाँ पे तो हम कह सकते हैं जो दर क्षेत्र है भरतपुर, यहाँ पे पशु पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं। और गिरडदा बूंदी के अंदर है, जो कि झाझा नदी के किनारे जो स्थित है, वहां पे जो कई सारे शैल चित्र मिले हैं। उसमें क्या है, कौन से चित्र है वहां पे? पशु पक्षियों की जो चित्र है, जिसमें ब्रिड राइडर रॉक पेंटिंग के चित्र है, शैल चित्र वहां पे मिले हैं, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। लेकिन बेराट कोटपुतली बहरोड के अंदर है, जो कि हम कह सकते हैं जो चट्टाने हैं वहां पे, जो पर्वत है उसके अंदर जो ब्रिड रॉक पेंटिंग है ना, पक्षियों के चित्र मिले, लेकिन उड़ते हुए पक्षी के चित्र नहीं है। तो इसमें भी 2 मत आते हैं। अगर ब्रिड राइडर रॉक पेंटिंग पूछे तो आपको क्या करना है, इसके अंदर है जो कि गिरडदा बूंदी करना है। और ब्रिड रॉक पेंटिंग अगर पूछे तो बेराट कोटपुतली बहरोड आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यानी बेराट को है जो कि, क्योंकि वहां पे पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं, इसलिए उन्हें है जो कि प्राचीन, हम कह सकते हैं प्राचीन समय की चित्रशाला भी उसे है जो कि कहा जाता है, इस स्थान को जहां पे ब्रिड रॉक पेंटिंग जो मिले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छह नंबर लगा के लिखे यानी ये तो हो गया इसमें। इसके अंदर गिरडदा बूंदी और है जो कि आपका बेराट कोटपुतली बहरोड के अंदर थोड़ा सा याद रखना है ना। बेराट कोष्टक में लिखे कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड। यहां पे हम कह सकते हैं जो सर्वाधिक मात्रा में ब्रिड रॉक पेंटिंग यहाँ पे मिले हैं। यहाँ सर्वाधिक ब्रिड रॉक पेंटिंग मिले हैं, सर्वाधिक इनवर्टेड कॉमा का यूज करें। ब्रिड रॉक पेंटिंग, ब्रिड लिखा ना मैंने अच्छे से, ब्रिड रॉक पेंटिंग क्या होता है? पक्षियों के चित्र। इसमें लिख सकते हैं कोष्टक लगा के कि पक्षियों के, ब्रिड रॉक पेंटिंग क्या होता है? पक्षियों के शैल चित्र क्या कहलाते हैं? ब्रिड रॉक पेंटिंग। ब्रिड का मतलब पक्षी होता है ना, पशु तो नहीं होते ना। ठीक है, तो इसमें आप कोष्टक लगा के लिखे पक्षियों के शैल चित्र। पक्षियों के शैल चित्र। ठीक है, कोष्टक बंद। इसलिए इसे, यानी हम कह सकते हैं बहरोड यहाँ पे सर्वाधिक ब्रिड रॉक पेंटिंग है, जो कि यानी पक्षियों के शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं, इसलिए इसे लिखे मिले हैं
इसलिए इसे राजस्थान के, यानी इसलिए इसे हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर, यानी इस स्थान को, किस स्थान को, बैराट स्थान को प्राचीन समय की क्या कहा जाता है, चित्रशाला भी कहा जाता है, या फिर कहा जा सकता है, या फिर माना जाता है। ठीक है, तो ये लाइन इसके अंदर लिखनी है कि इसलिए इस स्थान को राजस्थान, इस स्थान को प्राचीन समय की, है ना, लिखे, इसलिए इस स्थान को प्राचीन, इसलिए इस स्थान को प्राचीन समय की, प्राचीन समय की क्या कहा जाता है, चित्रशाला, चित्रशाला भी कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, तो लिखे, फटाफट से लिखे, अच्छे से दिख तो रहा है ना आप सभी को, अच्छे से दिख रहा है ना, ओके, तो लिखे, लिखने की कोशिश करें। लिख लिया होगा, चले अब एक नई हेडिंग आपको लगानी है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा ना मैं, इसके अंदर नेक्स्ट आप एक हेडिंग लगे, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास, यानी सबसे पहले जब हम विभिन्न स्कूल में पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला का बंटवारा करेंगे, उससे पहले ये थोड़ी सी जो जानकारी हम लेने वाले हैं वो थोड़ी सी ले लेते हैं कि इसका जो विकास क्रम या फिर इसको स्वर्ण काल कब माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं प्रारंभिक जो काल है इसका, जो इसका उद्भव होता है वो तो होता है 1500 ईस्वी के अंदर, लगभग 1500। चलिए पहले हेडिंग लगाए, फिर एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास। राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास। ठीक है, बीच में लिखो ना, यहां से लिखता हूं ना, राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का उद्भव व विकास कब होता है, 1500 ईस्वी के अंदर। और स्वर्ण काल इसका जो कब से माना जाता है, हम कह सकते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर या फिर सदी के अंदर हम कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो लिखिए, देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका उद्भव है वो 1500 ईस्वी के आसपास या फिर हम कह सकते हैं लगभग माना जाता है, जिसमें प्रारंभिक जो समय था, जिसमें प्रारंभिक जो समय में जो कई सारी जो चित्र शैलियाँ हैं, कौन सी जैसे हम बात कर सकते हैं कि जैन शैली है और गुजराती जो हम कह सकते हैं चित्र शैली है और एक अपभ्रंश शैली का प्रभाव है जो कि उस समय देखने को मिलता है। और उसके बाद में चलते चलते
कई समय बीतने के बाद में मुगल शैली का भी प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। कब की बात कर रहे हैं, जब प्रारंभिक काल, इसका प्रारंभिक जो समय था 1500 ईस्वी के अंदर, यानी हम कह सकते हैं 16वीं सदी के अंदर, 1500 ईस्वी का अंदर है जो कि क्या हो जाता है, इसका प्रारंभिक जो काल माना जाता है, 1500 ईस्वी प्रारंभिक जो समय इसका अंदर माना जाता है। ठीक है, यानी कौन सी सदी होगी, 16वीं सदी। 1500 ईस्वी तो कौन सी सदी होगी, 16वीं सदी होगी। तो इसके बाद में इसका जो कुछ समय के बाद में, यानी सबसे पहले जैन शैली व गुजराती चित्र शैली, और उस समय और किसका था, अपभ्रंश चित्र शैली, अपभ्रंश शैली, इनका क्या था, इन पे प्रभाव था। कब की बात है, 16वीं सदी की। और उसके कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीतता गया, तो किसका प्रादुर्भाव, हम कह सकते हैं इस पे प्रभाव किसका आ जाता है, मुगल शैली का भी प्रभाव आ जाता है। मुगल शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इससे कुछ समय बाद, यानी 16वीं सदी के अंदर है जो कि इसका प्रारंभिक जो समय माने जाते हैं, और 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर, सदी के अंदर है जो कि क्या हो जाता है, 17वीं से 18वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला का, मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, एक बार समझने की कोशिश करें, क्या माना जाता है, स्वर्ण काल। तो अगर पूछ ले राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस सदी को या फिर किस समय को है जो कि कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, 17वीं से 18वीं सदी को है जो कि राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है, कौन सा काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। और वहां पे उद्भव, प्रादुर्भाव हम कह सकते हैं, तो पूछे तो क्या हो जाएगा आपका 1500, यानी 16वीं सदी माना जाएगा। और उसके बाद में बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है कहाँ से माना जाता है, मेवाड़ से माना जाता है। कहाँ से, मेवाड़ से 1500 ईस्वी 16वीं सदी के अंदर माना जाता है। इससे पर हम कह सकते हैं अजंता शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, यानी मेवाड़ से प्रारंभ माना जाता है, मेवाड़ से इसका है जो कि प्रादुर्भाव काल है जो कि उस समय माना जाता है, 16वीं सदी के लगभग। और किस शैली का वहां पे उस पे जो प्रभाव था, इफेक्ट जो रहा है, वो है अजंता शैली का। और राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा। हेडिंग लगा दी अच्छे से। अब लिखे राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 1500 ईस्वी या फिर कॉस्टंग में लिखे 16वीं सदी के आसपास का माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है, 1500 ईस्वी या फिर कोष्टक में लिखे 16वीं सदी। ठीक है, 16वीं सदी के आसपास माना जाता है। और इसका प्रारंभिक जो काल है जिसमें किस किस का जो प्रभाव रहा है, तो इसके अंदर कोष्टक लगा के लिखें या फिर आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर जिसमें किस किस का जो प्रभाव रहा है, किस किस शैलियों का प्रभाव रहा है। जैन शैली है, गुजराती चित्र शैली है, और आपके अपभ्रंश शैली का प्रभाव है जो कि रहा है। तो इसके अंदर लिखे, इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखे कि इस पर डैश जैन शैली
जैन शैली, कॉमा गुजराती चित्रशैली, कॉमा लगा के लिखें अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा है, का प्रभाव रहा है। यानी इसके अंदर है जो कि जैन शैली है, गुजराती चित्र शैली और हम कह सकते हैं अपभ्रंश जो शैली का प्रभाव रहा है। और कुछ समय बाद या फिर हम बात कर सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे आगे लिखे इसके बाद किस शैली का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके बाद मुगल शैली का प्रभाव भी रहा है। इसके बाद मुगल शैली का प्रभाव, इसके बाद मुगल शैली का प्रभाव है जो कि इसके अंदर हम कह सकते हैं रहा है, का प्रभाव रहा। ठीक है, तो लिखिए ये फॉन्ट जो शैली है ये क्या आपको अच्छे से दिख रही है क्या? वही चेंज करूं क्या पहले वाली? चलो इसे एक पेज के अंदर तो रख लेते हैं ना। और फिर एक लाइन लिखे 17वीं 18वीं सदी के अंदर राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। लिखे 17वीं 18वीं सदी, 17वीं से 18वीं सदी, 17वीं से 18वीं सदी राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो ये लिखिए लाइन। उसके बाद में बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रादुर्भाव वो कहां से माना जाता है, किस क्षेत्र से माना जाता है, तो वो माना जाता है मेवाड़ से। राजस्थानी चित्रकला का प्रादुर्भाव काल या फिर प्रादुर्भाव जो कहां से माना जाता है वो मेवाड़ से माना जाता है। और जिसपे किस शैली का प्रभाव रहता है, अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। एक लाइन और लिखे, राजस्थानी चित्रकला का प्रादुर्भाव राजस्थानी चित्रकला का प्रादुर्भाव राजस्थान चित्रकला का प्रादुर्भाव मेवाड़ माना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है वो कहां से माना जाता है, मेवाड़ से माना जाता है। जिस पे किस शैली का प्रभाव रहता है, अजंता शैली का, है ना, मेवाड़ से माना जाता है। इस पर प्रभाव किस शैली का रहा, इस पर प्रभाव अजंता शैली का रहा, इस पर प्रभाव किसका रहा था, या फिर ऐसे लिखे इस पर अजंता शैली का प्रभाव रहा, या फिर इस पर प्रभाव अजंता शैली का रहा। कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार, आपके समझने के अनुसार आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पेज में आपका पेन या फिर हम कह सकते हैं फॉन्ट जो साइड वो अच्छे से चेंज कर लेंगे ना। लिख लिया गया, आगे बढ़े, चलो।
चलो वो लिखवा देता हूँ जो अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था। राजस्थानी चित्रकला के जनक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? डैश करके लिखे, महाराणा कुंभा। ठीक, फिर 2 नंबर लिखे, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं किसे माना जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को। कुंदन लाल मिस्त्री। एक और लिखे, भारतीय चित्रशैली का जनक। भारतीय चित्रशैली का जनक या फिर भारत की चित्रशैली का जनक, कैसे भी आप लिख सकते हैं। भारतीय चित्रशैली का जनक भारतीय चित्रकला का जनक है ना, चित्रकला। मैं सोचा मैंने 2 बार कला लिखा है तो यहाँ पे चेंज क्यों लग रहा है मेरा। कला का जनक डैश करके लिखे, रवि वर्मा। ठीक है, तो लिखिए अच्छे से। ये फॉन्ट अच्छा है ना, पेन। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थानी जो चित्रकला का नामकरण किस प्रकार से पड़ा और किसने, कौन सा नाम है जो रखा था, जिसके अंदर किसने, किस किस लोगों ने या फिर हम कह सकते हैं किस विद्वानों ने उसके अंदर है जो कि अपना समर्थन जो कि पेश किए हैं, समर्थक जो रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। लिखे आगे, एक नया हेडिंग लगाना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, लिख लिया इतना। राजस्थानी चित्र कला का नामकरण। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। जिसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपके है जो कि 1 नंबर लगा के लिखे, राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला ये नाम है इसका, जिसमें आनंद कुमार स्वामी ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स, उसमें इसका जो नाम दिया था और किस किस को मिला दिया था, राजस्थानी चित्रकला को, और प्लस में जो पहाड़ी चित्रकला थी उनको मिला करके है जो कि राजपूत चित्रकला नाम इसका दिया था। किसने दिया था? आनंद कुमार स्वामी ने। किसके अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है? राजपूत चित्रकला, सॉरी हम कह सकते हैं राजपूत पेंटिंग्स के अंदर। और दूसरा एक मत या फिर हम कह सकते हैं, यानी इसके जो समर्थन थे, 2 व्यक्ति थे, एक तो थे हेवेल और एक था ओसी गांगुली, है ना। इन्होंने इसका समर्थन किया था। राजपूत चित्रकला का जो नाम जब इन्होंने दिया था तो उन्होंने इसका समर्थन किया था। एक आता है राजपूत कला,
ये तो हो गया राजपूत चित्रकला। और एक आता है राजपूत कला, जो इसकी का नामकरण माना जाता है, जिसमें H.W. ब्राउन नामक एक व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का जो राजपूत कला है जो कि उन्होंने कहा था। ठीक है, ये नामकरण भी हमें को है जो कि अच्छे से याद रखना है। एक आता है हिंदू चित्रकला। ये 4-5 हमें नाम याद करने हैं जो इसके नामकरण से संबंधित जो देखने को मिलते हैं। क्या आता है? हिंदू चित्रकला, जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था N.C. मेहता। उसने अपनी पुस्तक स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स के अंदर है जो कि दिया है, क्या नाम दिया है? हिंदू चित्रकला। और एक आता है राजस्थानी चित्रकला, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये नाम रामकृष्ण दास ने अपनी पुस्तक भारत की चित्रकला में दिया है, और इसका समर्थन करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। चलिए अब एक नंबर लगा के लिखे राजपूत चित्रकला, हेडिंग लगा दी। अब लिखे राजपूत चित्रकला। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत चित्रकला के अंदर है जो कि हम कह सकते हैं राजपूत पेंटिंग्स के अंदर है जो कि ये मत दिया है या फिर इसका उल्लेख किया है। एक नंबर लगा के लिखे राजपूत चित्रकला, डैश करके लिखे आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखे आगे, कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स में दिया है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर इसका जो चित्र हमें देखने को मिलता है जिसमें किस किस को मिला के ये नाम दिए हैं, यानी राजस्थानी चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला को मिला के राजपूत चित्रकला इन्होंने है जो कि नाम दिया है। इसमें लिखे में एक तो राजस्थानी चित्रकला एक पहाड़ी चित्रकला या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की चित्रकला, इनके बारे में है जो कि बात कर सकते हैं। लिखिए राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला व पहाड़ी चित्रकला को मिलाकर क्या नाम दिया? मिलाकर राजपूत चित्रकला नाम दिया। चित्रकला नाम दिया या फिर नाम रखा। 2 नंबर लगा के लिखे यार। एक बार इसके अंदर क्या लिखना है आपको, समर्थन भी रहे इसके, इसी के अंदर लिखे इस प्रकार करके। एक तो कौन था? ओसी गांगुली व एक था हेवेल। ओसी गांगुली व हेवेल ने समर्थन किया ओसी गांगुली व हेवेल के द्वारा है जो किसका समर्थन किया गया? किसका? आनंद कुमार का समर्थन किया गया। ने समर्थन किया, इतना लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ओसी गांगुली व हेवेल ने आनंद कुमार का समर्थन किया। ये नाम चेंज करने के अंदर है जो कि हम कह सकते हैं। फिर 2 नंबर लगा के लिखे राजपूत कला, जिसमें कौन था? H.W. ब्राउन नाम से एक व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी जो चित्रकला को राजपूत कला भी है जो कि उन्होंने कहा था। 2 नंबर लगा के लिखे राजपूत कला। लिखे H.W. ब्राउन
ने अपनी पुस्तक यानी ये हमको है जो कि 4-5 नाम ही याद रखना है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं इसके अंदर ना। तो इसने है जो कि इंडियन पेंटिंग्स नामक इनकी एक पुस्तक थी, उसके अंदर है जो कि राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है, लिखे ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का है। ठीक है, तो लिखिए 2-3 आगे और पढ़ लेते हैं नामकरण से संबंधित, जो 1-2 लाइनें और रहती हैं, तो ये लिखिए इतना। फिर राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे और एक हिंदू चित्रकला नाम भी इसका देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम प्राचीन जो चित्रकार व चित्र जो है उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो विभिन्न स्कूलें हैं उनका नाम लिखेंगे और इनकी जो उपशैलियाँ हैं उनका नाम लिखेंगे। फिर उपशैलियों के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं। और कौन सा, चलिए लिखते हैं आगे ना, 2 हो गए, 3 नंबर लगा के लिखें। 3 नंबर कौन सा है, हिंदू चित्रकला। कौन सा है, हिंदू चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू चित्रकला, ये नामकरण किसने दिया है राजस्थानी चित्रकला का, ये दिया है एन.सी. मेहता ने, है ना। तो लिखिए एन.सी. मेहता ने अपनी पुस्तक, कौन सी थी इसकी पुस्तक, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स के अंदर है जो कि इन्होंने क्या किया है, इसका नाम क्या दिया है, एन.सी. मेहता के द्वारा हिंदू चित्रकला कहा गया है। पुस्तक यहाँ पे लिख दो ना, कोमा के साथ क्या था, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, मैं कहा या फिर मैं नाम दिया ना, कैसे भी लिख सकते हैं। फिर एक लिखना है आपको राजस्थानी चित्रकला, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं नाम दिया गया ना, मैं दिया गया। फिर एक लिखो राजस्थानी चित्रकला, 4 नंबर लगा के लिखे राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, अब राजस्थानी चित्रकला के बारे में अगर बात करें तो ये जो नाम है वो किसने दिया था, रामकृष्ण दास ने अपनी पुस्तक भारत की चित्रकला के अंदर है जो कि दिया था, जिसका समर्थन करने वाला एक व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड, है ना। तो इसके अंदर लिखे किसने किया था, समर्थन किसने किया था इसका, इसका जो समर्थन करने वाला व्यक्ति था वो था कर्नल जेम्स टॉड। तो लिखिए
इसका नाम, या फिर हम लिख सकते हैं ये नाम रामकृष्ण दास ने है, जो कि अपनी पुस्तक भारत की चित्र कला के अंदर दिया था। ये नाम रामकृष्ण दास ने अपनी पुस्तक, कौन सी थी, भारत की चित्रकला, अपनी पुस्तक भारत की चित्रकला में दिया, ठीक है। समर्थन की बात करें, इसमें ऐसे लिखे, इसमें कर्नल जेम्स टॉड ने रामकृष्ण दास का, जो कि क्या किया गया, समर्थन किया गया। तो सीधा लिख सकते हैं जेम्स टॉड ने, चलो लिख दीजिए, रामकृष्ण दास का समर्थन किया, ठीक है। तो लिखिए, इसके बाद में प्रमुख चित्रकार, वह हम कह सकते हैं चित्र जो पढ़ लेंगे, प्रमुख चित्रकार व चित्र है, जो कि इसके बाद में नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। लिखिए, नई हेडिंग आपको लगानी है, प्रमुख चित्रकार व चित्र। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो लिखते रहें साथ साथ, और याद भी हो रहा होगा। एक बार जैसे पूरा नोट्स बन जाए, यानी हम कह सकते हैं टॉपिक जब हमारा खत्म हो जाए, या फिर जो क्लास एक दिन के अंदर जो क्लास ली जाती है, या फिर उसको क्या करेंगे आप, अच्छे से क्लास खत्म हो जाने के बाद में उसको कम से कम 2 बार नॉर्मल में बस पढ़ दे। इतना कोई ज़्यादा पेज भी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, यानी 1 घंटे की क्लास के अंदर कितना आपका हो जाता है, रजिस्टर का 2-3 पेज हो जाता है ना, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पहली बात तो आपका कितना 80% तो अभी याद हो रहा है, और 20% रहा कि आप 2 बार उसको पढ़ देना, कभी नहीं भूलोगे, फिर दोबारा नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज़ और, प्रश्न यहाँ से बाहर आपका एक भी नहीं आने वाला है, चाहे वह राजस्थान के अंदर स्कूल व्याख्याता हो या फिर ग्रेड 2 हो, उन सभी के अंदर जो टॉपिक ये देखने को मिलता है 2 के अंदर, और रीट के अंदर भी ये सामान हम कह सकते हैं टॉपिक है। तो इन 2 के अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसमें इससे प्रश्न बाहर एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिखिए, फिर चलो हेडिंग लगे राजस्थानी, या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन चित्रकार व प्राचीन चित्र, ठीक है। लिखिए, हेडिंग लगे प्राचीन चित्रकार व प्राचीन चित्र। प्राचीन चित्रकार वह प्राचीन चित्र, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सीधा चित्र, प्राचीन चित्रकार व चित्र लिख सकते हैं, या फिर प्राचीन चित्रकार व प्राचीन चित्र, जिसमें एक आता है श्रीधर, 1 नंबर लगा के लिखे, श्रीधर या फिर श्रीरंगधर, श्रीधर या फिर श्रीरंगधर। ये क्या है, एक प्राचीन चित्रकारों के अंदर माना जाता है, जिसके अंदर अगर हम समझने की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रकार माना जाता है। कौन? श्रीरंगधर भी हमें नाम देखने को मिलता है, या फिर श्रीधर भी उसका नाम देखने को मिलता है ना। यानी इसका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक तिब्बती इतिहासकार का था जिसका नाम था तारानाथ। क्या नाम था? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा, यानी ये 7वीं सदी में हम कह सकते हैं, जो कि इसका जो उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है श्रीधर का। और श्रीधर है जो कि 7वीं सदी में हम कह सकते हैं मरु प्रदेश के जो एक राजा थे जिसका नाम था सील, उसका दरबारी चित्रकार था, ठीक है। और हम कह सकते हैं इसका इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो क्या कहलाते हैं, यश चित्र कहलाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं वो कहलाते हैं यश चित्र, यश चित्र कहलाते हैं। और वर्तमान समय में अगर बात करें
तो इनको देखने का जो हमें नहीं मिलता है, केवल वर्तमान में ये चित्र नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका नाम मिलता है। क्या? बल्कि इनका नाम मिलता है। ये चित्र वर्तमान में नहीं है, जो किनके द्वारा बनाए जाते थे? श्री रंगधर के द्वारा, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं, और फिर राजस्थान के सबसे जो प्राचीन दो चित्र है, राजस्थान के प्राचीन दो चित्र जो कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान के जो जैसलमेर जिले के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो जैन ग्रंथ भंडार है वहां पे स्थित है। एक तो है औध निरुक्तिवर्ती और एक है 10 कालिक वैकालिक चित्र सूत्र चूर्णी, है ना, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। एक तो हो जाएगा, कौन सा था? ओग निरुक्तिवर्ती, निरुक्ति कैसे था? ओग निरुक्ति, इतना बड़ा नाम, ओग निरुक्तिवर्ती। और दूसरा क्या था? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये दो आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन जो चित्र माने गए, जो कहां देखने को मिलते हैं? जैसलमेर जैन ग्रंथ भंडार के अंदर है, जो कि देखने को मिलते हैं। यानी ये जो चित्र है आपके 1060 ईस्वी में, ये दोनों चित्र 1060 ईस्वी में, तो कौन सी सदी हो जाएगी? ये दोनों चित्र 1060 ईस्वी, तो कौन सी सदी की बात करें? तो 11वीं सदी, ठीक है। तो 11वीं सदी के अंदर है, जो कि हम कह सकते हैं, एक चीज आप याद रखना, जैसे यहाँ पे सन कौन सी है? 1060 है, 2023 है, तो यहाँ पे उससे एक वर्ष आगे है, जो कि सदी चलेगा। जैसे हम कह सकते हैं 1060 है, तो ये कितने 10, तो सदी कौन सी हो जाएगी? 11वीं। अगर अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, तो यहाँ पे कितना है? 20, तो सदी कौन सी चल रही है? 21वीं सदी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा है, केवल 1060 पढ़ा है, और पूछ ले कि राजस्थानी चित्रकला के अंदर सबसे प्राचीन जो दो चित्र जो हम कह सकते हैं जैसलमेर जैन ग्रंथ भंडार में जो मिले हैं, एक तो ओग निरुक्तिवर्ती और दूसरा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जिसका प्रारंभ या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों चित्र किन के द्वारा किस समय के अंदर बनाए गए? तो 1060 अगर आप लोगों ने याद की है, वहां पे अगर ऑप्शन में आ जाए 11वीं सदी, 10वीं सदी और 12वीं सदी, 9वीं सदी। तो अगर आपने कोशिश करेंगे कि भाई हमें तो ये याद है कि 10 से 60 यानी 1060 के अंदर बने हैं, तो आपको कोशिश करेंगे आपकी भाई 10 सही होगा, 10 नहीं बल्कि वहां पे होगा 11वीं सदी, यानी एक हम कह सकते हैं एक उसके अंदर आगे जोड़ के है जो कि लिखा जाता है। जैसे 1999 है, तो कौन सी सदी है? 20वीं सदी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये दोनों चित्र 1060 यानी 11वीं सदी के अंदर एक चित्रकार था जिसका नाम था आलेखकार पाहिल। क्या नाम था? आलेखकार पाहिल। इनके द्वारा ये चित्र है जो कि कह सकते हैं जो बनाए गए थे, और इन दोनों चित्रों को भारतीय चित्रकला का द्विस्तंभ भी कहा जाता है। दो है ना, तो इसलिए इन्हें भारतीय चित्रकला का द्विस्तंभ भी कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का द्विस्तंभ भी कहा जाता है। और राजस्थानी चित्रकला का जो पहली बार अगर हम बात करें तो जो विभाजन है, जो बंटवारा है, वो किसके द्वारा किया गया? राजस्थानी चित्रकला का पहली बार बंटवारा या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, जो विभाजन है, उनको बांटा गया किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा है, जो कि बांटा गया, जिन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, अभी हम लोगों ने नामकरण के अंदर जो पढ़ा था, दिखा दूं मैं आपको, ये रहा ना, राजपूत चित्रकला। कौन सी पुस्तक थी इसकी? राजपूत पेंटिंग। यानी सबसे प्राचीन समय के अंदर राजस्थानी चित्रकला का जो विभाजन है वो किसके द्वारा माना गया है? हम कह सकते हैं आनंद कुमार स्वामी के द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर 1916 के अंदर, कब? 1916 के अंदर है, जो कि हम कह सकते हैं इसका विभाजन किया गया। इस पुस्तक में राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों के अंदर है, जो कि या फिर हम कह सकते हैं 4 स्कूलों के अंदर, चित्रकला स्कूलों में बांटा। वो कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ चित्र
शैली चित्रकला स्कूल और मारवाड़ चित्रशैली स्कूल हो गई, और दूसरी हो जाएगी हम कह सकते हैं मेवाड़ चित्रकला स्कूल और ढूंढार चित्रकला स्कूल, और एक हो जाएगी हाड़ौती चित्रकला स्कूल। अब इनकी जो विभिन्न हम कह सकते हैं जो चित्र शैलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में विभिन्न जो चित्र शैलियां यानी जो उप शैलियां हैं उनका बारे में है, जो कि अलग अलग रूप में एक एक लेके पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिख लेते हैं। यानी श्री रंगधर राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रकार है। इसके अंदर आगे लिखे, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रकार है। राजस्थान का सबसे प्राचीन का मतलब समझते हैं ना, पुराना, प्राचीन चित्रकार। लिखे, इसका उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, इसका उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा किया गया। तारानाथ के द्वारा किया गया या फिर द्वारा किया। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो ये किस सदी के है, जो कि हम कह सकते हैं 7वीं सदी में, ये किसके है जो कि हम कह सकते हैं दरबारी चित्रकार थे। मरु प्रदेश का एक राजा था जिनका नाम था सील, उनका है जो कि दरबारी कवि था। किस सदी की बात करें, 7वीं सदी में। इनके बारे में लिखे, यह 7वीं सदी में या फिर लिखे 7वीं सदी मरु प्रदेश के राजा, क्या नाम था जिनका, सील के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, ये बातें हमको है जो कि याद अच्छे से रखनी है। और इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो वर्तमान में नहीं देखने को मिलते हैं, केवल उसका नाम ही मिलता है, उपलब्ध नहीं है। कौन से चित्र है, यानी इनके द्वारा बनाए गए चित्र है जो कि चित्रों को यश चित्र कहा जाता है। इनके बनाए गए चित्रों को यश चित्र कहा जाता है। और यश हम कह सकते हैं किसी के, जैसे हम बात करें तो यश गीत भी होता है ना, किसी के गुणगान पे जब कोई खत्म हो जाता है तो उसी के गुणगान में जो गीत गाए जाते हैं। तो अब जीवित अवस्था में इनके जो चित्र नहीं रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, यश चित्र। यश मतलब मरने के बाद में जो हम कह सकते हैं उसी के बखान में जो चित्र बनाए जाते हैं, या फिर वर्तमान में इनके चित्र जो जीवित नहीं रहे तो यश चित्र है जो कि ये कहलाते हैं। यानी नाम इसका नहीं मिलता है, नाम ही मिलता है, सॉरी कह सकते हैं उपलब्ध नहीं है, खुद जो चित्र है वो उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा बनाए गए चित्र, ऐसे लिखे, इनके द्वारा बनाए गए चित्र, इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता है, यश चित्र। तो ये बात याद रखनी है आपको कि यश चित्र किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, श्रीधर या फिर रंगधर से, श्रीरंगधर या फिर श्रीधर से। यश चित्र यानी इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को यश चित्र कहा जाता है, जो उपलब्ध नहीं है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जो वर्तमान में क्या है, उपलब्ध नहीं है। कोष्टक में लिख सकते हैं केवल नाम मिलता है, केवल, ये तो आपको याद रखने वाली बात है, ये तो नहीं पूछेंगे कि नाम मिलता है ना, तो ये आप कोष्टक में लिख सकते हैं समझने के लिए, केवल नाम मिलता है।
ठीक है, तो लिखिए फटाफट से। बहुत शानदार टॉपिक है। फिर राजस्थान के जो सबसे प्राचीन दो चित्र है वो कौन से हैं? एक तो है ओग निरुक्तिवर्ती और एक है 10 वे काली के सूत्र चूर्णी। लिखिए, दिख रहा है ना सबसे अच्छा? लिखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, या फिर एक चीज़ ये है कि ये वीडियो तो आप सभी के लिए फ्री तो है ही, यानी हम कह सकते हैं ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अच्छे से इसको देखें, स्किप करके देखें, या फिर हम कह सकते हैं अच्छे से जो मैं बोलता हूँ साथ साथ में लिख सकते हैं। ये भी एक सुविधा रहेगी आपकी, क्योंकि मैं एक तो लाइन को धीरे धीरे, जैसे श्रुति लेख जब लिखाते थे ना, हम कह सकते हैं आपकी अक्षरों की भाषा ये सब अच्छी करने के लिए, हिंदी लैंग्वेज लिखने की जो राइटिंग अच्छी करने के लिए, जो कि प्रारंभिक के शुरू में हम जब छोटे थे 5वीं 8वीं के अंदर, तो हमें श्रुति लेख लिखवाया जाता था, बोल बोल के जो लिखवाया जाता है। जैसे कई सारे शब्द थे, बड़े शब्द जो आवश्यकता है, इन सभी के बारे में बात करें तो ये शब्द हमारे जो गड़बड़ होते थे ना, ठीक से नहीं लिख पाते थे। तो अब ये जैसे शब्द आ गया औग निरुक्तिवर्ती, तो इसमें एक लाइन लिखिए कि राजस्थान के सबसे प्राचीन दो चित्र जो कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर के जैन भंडार में स्थित है। राजस्थान के प्राचीन दो चित्र, या फिर ऐसे लिख सकते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन दो चित्र। राजस्थान के सबसे प्राचीन दो चित्र, राजस्थान के सबसे प्राचीन दो चित्र। अब नाम लिखे दोनों का, या फिर ऐसे पहले ऐसे लिखे कि ये मिलते कहाँ ना, ये जैसलमेर के जैन ग्रंथ भंडार में, जैसलमेर के जैन ग्रंथ भंडार में स्थित है। ग्रंथ भंडार में स्थित है, ठीक है। अब लिखे, दोनों का नाम लिख देते हैं, एक नंबर लगा के लिखे ओग निरुक्ति वृत्ति, सही है ना? औग निरुक्ति वर्ती। और दूसरा यहां लिख सकते हैं 10 साहित्य सीधा सपना वाला 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ठीक, औग निरुक्तिवर्ती और एक है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो लिखिए, ये जो चित्र है वो कब बनाए गए? 1060 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा? एक चित्रकार था आलेखकार पाहिल के द्वारा। यह चित्र 1060 ईस्वी यानी कोष्टक में लिख सकते हैं 11वीं सदी, यानी ये दोनों चित्र ऐसे लिख सकते हैं, ये चित्र या फिर दोनों चित्र, दोनों का साथ में लिख देना ना। ये दोनों चित्र 1060 ईस्वी में या फिर लिखे 11वीं सदी में चित्रकार आलेखकार पाइल के द्वारा बनाए गए, इसलिए या फिर हम कह सकते हैं इस दोनों चित्रों को भारतीय चित्रकला का द्विस्तंभिक कहा जाता है। चलिए मैं लिखवा देता हूं ना, ये दोनों चित्र 1060 ईस्वी या फिर डैश करके लिखे कोष्टक में 11वीं सदी में चित्रकार का क्या नाम था? चित्रकार आलेखकार
आलेखकार पाहिल के द्वारा बनाए गए। आलेखकार पाहिल, पायल नहीं है, पाहिल है, पाहिल के द्वारा बनाए गए, बनाए गए। फिर लिखे, इस दोनों चित्रों को, इन दोनों चित्रों को क्या कहा जाता है? दोनों चित्रों को भारतीय चित्रकला का द्विस्तंभ कहा जाता है। द्विस्तंभ कहा जाता है। लिखे, ये नाम याद कर लेना, अग्निरुक्तिवर्ती 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। फिर आगे बढ़ते हैं, विभिन्न स्कूलों के बारे में पढ़ते हैं, जिसका जो हम कह सकते हैं किसने बांटा था विभिन्न स्कूलों में। 4 स्कूल भागों के अंदर जो बांटा था, वो बांटा था 1916 के अंदर, है ना। राजपूत पेंटिंग्स के अंदर जो बताया गया है, किसने बताया है, उसके अंदर जो विभाजन किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। चलिए स्क्रीनशॉट या फिर नेक्स्ट, है ना। वैसे मैंने बता दिया कि आप स्किप करके अच्छे से देख सकते हैं। फिर लिखे, राजस्थानी चित्रकला का जो विभाजन, पहली बार विभाजन है जो कि आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 के अंदर है जो कि किया है। और इस पुस्तक में, यानी इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूल भागों में है जो कि बांटा है, चित्रकला स्कूलों में ना। एक लाइन लिखे, राजस्थानी चित्रकला का पहली बार विभाजन किसके द्वारा किया गया है? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कब की बात है? 1916 में अपनी पुस्तक, कौन थी? अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, इनवाइटेड राजपूत पेंटिंग्स में किया। फिर एक लाइन लिखे, इसमें राजस्थानी चित्रकला को 4 चित्रकला स्कूलों में बांटा है। इसमें चित्र राजस्थानी हम कह सकते हैं, इसके अंदर इस पुस्तक में लिखे, या फिर इसमें राजस्थानी चित्रकला को 4 चित्रकला स्कूलों में बांटा है। चलो ऐसे लिख दीजिए, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूल भागों में, चित्रकला स्कूलों में बांटा है। 4 चित्रकला स्कूलों में बांटा है, स्कूलों में बांटा है। अब ये लिखिए, और उसके बाद में क्या करते हैं, हम 4 चित्रकला स्कूलों के नाम पढ़ते हैं और उसकी उप शैलियों के जो चित्रकला शैलियां हैं उनका नाम पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे हम उन उप शैलियों के बारे में।
किस चित्र शैली के अंदर जो उपशैलियाँ हैं हम कह सकते हैं उनके अंदर कौन से जो रंग का प्रयोग किया गया, कौन से पक्षियों का चित्र बनाया गया, कौन से पशुओं का चित्र बनाया गया, कौन से महिलाओं के चित्रों की बात करेंगे, उसके अंदर पुरुष चित्रण की बात करेंगे, चित्रकार की बात करेंगे, कौन सा रंग प्रयोग किया गया, उससे चित्रशैली का प्रादुर्भाव काल की बात करेंगे, उसका स्वर्ण काल की बात करेंगे। ये तमाम जानकारी है जो कि उसके अंदर हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिखिए इतना। और उसके बाद में नेक्स्ट पेज के अंदर जो राजस्थानी चित्रकला है उसके 4 स्कूलों का नाम पढ़ते हैं और लिखते हैं। लिखिए, चलो मैं साइड में आ जाता हूँ। लिखे, चलो अब लिख सकते हैं चित्रकला स्कूल, है ना। यहाँ पे एक लाइन लिखिए चित्रकला स्कूल। अच्छे से लिखना ये ना, क्योंकि ये आपको अच्छे से याद करना है। जैसे मैंने किया याद, हम बात कर सकते हैं चित्रकला स्कूल। मैंने तो एक हल्की सी ट्रिक बनाई है, वो मेरे समझ में लेने के हिसाब से ही है, या फिर आप अपने हिसाब से बात कर लेना। क्योंकि कोई भी ट्रिक हो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर क्या करें आप अपने अनुसार उसकी ट्रिक बना सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। यानी अब 4 स्कूलों का बात करें तो पहले 1 नंबर लगा के लिखेंगे हमें मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ चित्र स्कूल, है ना। मेवाड़ चित्र स्कूल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर चले मेवाड़ चित्र स्कूल। ठीक है, इसके अंदर इसकी उपशैलियों की बात करेंगे। और फिर यहाँ पे लिखे, आप 2 नंबर लगा के लिखे मारवाड़ चित्र स्कूल। इसमें है जो कि ये हो जाएगी। फिर यहाँ लिखे ढूंढाड़ चित्र स्कूल, 3 नंबर लगा के ढूंढाड़ ढूंढाड़ चित्र स्कूल। आ नहीं रहा ना, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको ना, समझ लेना ना। ठीक है, और एक कौन सी रह जाती है हमारी, हाड़ौती चित्र स्कूल। तो पहले इन तीनों के बारे में लिख लेते हैं, फिर हाड़ौती के बारे में लिख लेंगे। तो अब मेवाड़ के अंदर लिखे, इनको अलग अलग डिब्बों के अंदर रखूंगा। ठीक है, और एक कौन सी रह जाएगी, हाड़ौती चित्र स्कूल। उसके बारे में लिख लेंगे। पहले इसी का लिख लेते हैं, इस पे से चक्कर कर दो, क्योंकि ये हम कह सकते हैं चित्रकला स्कूलें हो गई, और इनके अंदर आप उप शैलियों का नाम लिखते हैं। तो आप हम कह सकते हैं 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि इसमें मैंने एक ट्रिक लगाई है, मेवाड़ की है जो कि मैं उदयने चाय देसा, है ना। मैं का मतलब यहाँ पे है जो कि जिसे मेवाड़ भी चित्रशैली भी कह सकते हैं, कह जा सकते हैं, या फिर डेस करके लिखिए उदयपुर चित्रशैली, उदयपुर चित्र शैली। उदयपुर चित्रशैली किस चित्रशैली की है जो कि क्या है, एक उपशैली है, वो है जो कि मेवाड़ की। 2 नंबर लगा के लिखे मैं उदय ने चाय,
उदेना, मैं उदेना, तो नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली। फिर 3 नंबर लिखे चावंड चित्रशैली, चावंडी चित्रशैली। और 4 नंबर पे लिखे देश सा तो हो गया आप यहाँ पे देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली। और 5 नंबर पे हो जाएगी यहाँ पे शाहपुरा चित्रशैली, शाहपुरा चित्रशैली। दिख रहा है अच्छे से? हो गया ना। मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर किस उप शैलियां कौन कौन से पढ़ेंगे, यानी उदयपुर चित्रशैली जिसको मेवाड़ चित्रशैली भी कहा जाता है, नाथद्वारा चित्रशैली, चावंड चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और शाहपुरा चित्रशैली, ये तो आ जाएगी मारवाड़ के अंदर। फिर आ जाता है मेवाड़ के अंदर, इसमें है जो कि क्या होगा, लिखिए 1 नंबर लगा के लिखे, इसमें 6 मारवाड़ चित्र शैली भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जोधपुर चित्रशैली को क्या कहा जाता है, जोधपुर चित्रशैली। ठीक है। 2 नंबर लगा के लिखिए किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली किस स्कूल का भाग है, किस चित्र स्कूल का भाग है, मारवाड़ का। अब लिखिए बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। फिर लिखिए 4 नंबर जैसलमेर चित्रशैली, चित्रशैली। 4 नंबर, फिर 5 नंबर लिखिए अजमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली। फिर आ जाएगी नागौर चित्रशैली, ठीक है। ये इसकी 5 चित्रशैलियां हो जाएगी। अब किसके बारे में लिखे, अब लिख लेते हैं ढूंढाड़ चित्र स्कूल के बारे में। इसके अंदर भी आपके है जो कि कितनी होगी, देखिए ढूंढाड़ के अंदर लिखते हैं हम जयपुर चित्र, आमेर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली, और एक हो जाएगी अलवर चित्रशैली। इसके अंदर भी 6 है ना, अलवर चित्रशैली। एक हो जाएगी 5 नंबर लगा के लिखिए सामोदा चित्रशैली, और एक इसी के अंदर आती है ढूंढाड़ के अंदर शेखावाटी चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली। तो इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो भित्ति चित्र हम कह सकते हैं जो कहाँ पे पाए गए हैं, शेखावाटी क्षेत्र में, जो क्षत्रियों में हम कह सकते हैं पाए गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे है जो कि भित्ति चित्र शैली भी कहा जाता है, भित्ति चित्र शैली, भित्ति चित्र शैली भी कहा जाता है। कोष्टक लगा के लिखे किसको, शेखावाटी चित्र शैली को भित्ति चित्र शैली भी कहा जाता है। अब 4 उसके अंदर और है हाड़ौती चित्रशैली के अंदर, कोटा बूंदी
बासी दुगारी, और एक हो जाएगा आपका झालावाड़ ना, झालावाड़ चित्रशैली। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बासी दुगारी। कहां पे लिखूं? नेक्स्ट पेज के अंदर। एक बार ये इतना तो लिखे, यहां लिखवा दूं, कहां लिखूं ताकि ये सारा आप एक साथ लिख सके ना। चलो नेक्स्ट पेज के अंदर लिखूंगा। एक बार ये इतना लिखे ना, ये इतना लिख लीजिए। चलो 4 नंबर चित्र स्कूल के बारे में बात करें। कौन सी हो जाएगी? हाड़ौती चित्र स्कूल। हाड़ौती चित्र स्कूल कौन सी हो जाएगी? ये 4 नंबर यहाँ पे लगा दीजिए। इसमें एक तो हो जाएगा आपका कोटा चित्र स्कूल चित्रशैली, कोटा चित्र शैली, बूंदी चित्रशैली, 2 नंबर लगा के लिखे, बूंदी चित्रशैली, तीन नंबर लगा के लिखे झालावाड़ चित्रशैली, और लास्ट में लिखे 4 नंबर लगा के बासी दुगारी चित्रशैली। बासी दुगारी चित्रशैली, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो 4 स्कूलों के अंदर किसने बांटा है? 1916 यानी 20वीं सदी के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा है। वो कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ चित्र स्कूल, मारवाड़ चित्र स्कूल, ढूंढाड़ चित्र स्कूल और आपके हाड़ौती चित्र स्कूल, ठीक है। और उन 4 मुख्य भागों के अंदर जो उपशैलियां हमें देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर बात करें तो हाड़ौती चित्र स्कूल है, जो जिसके अंदर मैंने याद किया था हाबू, कोजा, बासी, ऐसे है ना। तो हाड़ौती चित्र स्कूल, हाड़ौती चित्र स्कूल के अंदर कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, झालावाड़ चित्रशैली और बासी दुगारी चित्रशैली। और उसके बाद में शुरुआत हम कह सकते हैं 1 नंबर मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर मैंने ऐसे कहा था कि एक ट्रिक बनाई थी, मैं उदय ने चाय देसा। मेवाड़ चित्र स्कूल यानी उदयपुर चित्र शैली को मेवाड़ चित्र शैली है जो कि कहा जाता है, ये सही हो जाएगा ना। फिर ना मैं उदय ना चाय देसा ना, तो ना द्वारा चित्रशैली, चाय चावंड चित्रशैली, देशा मतलब देवगढ़ चित्रशैली और शाहपुरा चित्रशैली। मारवाड़ में मैंने ऐसे ही किया था कि माँ जो किस विजेश अन्ना, तो मारवाड़ चित्र यानी जोधपुर चित्रशैली को मारवाड़ चित्रशैली कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली और अजमेर चित्रशैली और नागौर चित्रशैली। ऐसा ढूंढाड़ चित्र स्कूल में मैंने ऐसे याद किया था कि ढूंढाज आउआ सामोसे, है ना। तो ढूंढाड़ चित्र स्कूल के अंदर ढूंढाड़ किससे संबंधित यानी उपशैली है? जयपुर चित्रशैली। और आउआ आ से आमेर चित्रशैली, ऊ से उनियारा चित्रशैली और ऐसे अलवर चित्रशैली और सामोसे से हो जाएगा सामोदा चित्रशैली, से शेखावाटी चित्रशैली जिसको भित्ति चित्रशैली भी कहा जाता है। तो इसी के साथ में साथियों क्या करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। और इसके बाद में यानी हम कह सकते हैं साथियों 1-2 प्रश्नों के अंदर है जो कि किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर प्रश्न पूछ ले, ये प्रश्न पूछा था शायद 2017-18 के अंदर पूछा था कि चाउंड चित्र शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए, चाउंड चित्र शैली किस में देखने को मिलता है? प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न शायद 2018 सेकंड ग्रेड में था कि चाउंड चित्र शैली, चित्रकला शैली किस शैली से है, जो किस स्कूल से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है? चाउंड कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ से ही हो जाएगा ना। यानी प्रश्न किस प्रकार से है जो कि उपशैलियों के बारे में पूछ सकते हैं ढूंढाड़ के अंदर, यानी ढूंढाड़ चित्र शैली, या फिर हम पूछ सकते हैं कि ढूंढाड़ चित्रकला शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। नहीं सॉरी, उनियारा चित्र
शैली, चित्रकला शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ढूंढाड़ क्षेत्र से। भित्ति चित्र से हम कह सकते हैं जो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रसिद्ध जो हम कह सकते हैं शैली कौन सी मानी जाती है? शेखावाटी चित्र शैली। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की जो हवेलियां प्रसिद्ध थी, ये प्रश्न भी है जो कि सेकंड ग्रेड में आया था कि भित्ति चित्रण में की दृष्टि से, भित्ति चित्रण यानी भीत पे जो बने चित्र, दीवारों पे बने चित्र भित्ति चित्रण कहलाते हैं। तो उस पे जो कि हम कह सकते हैं उनकी दृष्टि से, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की जो हवेलियां प्रसिद्ध मानी गई है वो शेखावाटी की मानी गई, ये प्रश्न पूछा गया था। और एक आता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे एक प्रश्न था उसके बारे में वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या था कि राजस्थान में जो भित्ति चित्रों को चिरकाल अवस्था तक जीवित रखने से संबंधित जो कौन सी पद्धति को अपनाया जाए? राजस्थान की जो भित्ति चित्र है, जैसे भीत पे चित्र बने गए हैं, उसमें कई सारी जो पद्धतियां अपनाई जाती है, उसके बारे में हम कल के सेशन में बात करेंगे। जैसे एक तो आला गिला पद्धति, जिसको आराइस पद्धति भी कहा जाता है, और एक आती है प्रेस को, एक तो प्रेस को सेको, एक प्रेस को बुनो, एक सामान्य पद्धति। सामान्य वह होती है जैसे जिस पे हम कह सकते हैं दीवारों पे प्लास्टर नहीं किया होता है, सीधा उस पे चित्र बनाए जाते हैं, वो सामान्य चित्र पद्धति। और एक आती है आला गीला पद्धति, यानी हम कह सकते हैं जिसको कहा जाता है आराइस पद्धति, उसको आराइस पद्धति भी कहा जाता है। और आला गीला पद्धति जिसको प्रेस को बुनो कहा जाता है, प्रेस को बुनो कहा जाता है, जैसे आला गीला पद्धति भी कहा जाता है और आराइस पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे प्लास्टर किसी दीवार पे तुरंत प्लास्टर किया और उसी पे जो नम दीवार यानी जो गीली दीवार होती है उसी पे चित्र बना दिए जाते हैं, तो वो लाइफ टाइम तक बहुत समय तक चलते हैं। चिरकाल का मतलब होता है कि बहुत समय तक चलना या फिर दीर्घ। ये शायद ये भी प्रश्न अभी आपके पिछले सेशन 2018 में नहीं था, शायद कब था 2000, ये चलो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ग्रेड में था, मैंने देखा था ना। तो पूछा था कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित, चिरकाल का मतलब बहुत समय या फिर दीर्घकाल अवस्था तक यानी कई समय तक उसको जीवित रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो हम बात कर सकते हैं जिसमें प्रश्न आपको ऑप्शन किसी प्रकार से मिल सकते हैं। तो 3 पद्धतियों का प्रयोग हम करेंगे, आगे बात करेंगे। एक तो आती है प्रेस को बुनो, एक आती है प्रेस को सेको। तो प्रेस को बुनो वो होती है जैसे नम दीवार यानी गीली दीवार पे बनाया जाता है, तुरंत जब प्लास्टर करते हैं तुरंत बनाए जाते हैं, जिसे आला गीला पद्धति, तो याद कर रखते हैं यहाँ पे आला गीला पद्धति, जिसे आराइस पद्धति भी कहा जाता है। याद क्लियर? तो वहां पे आपको इसमें प्रश्न पूछा गया था कि फड़ चित्र से पद्धति या फिर सांझी चित्र। सांझी चित्र आपको पता है केले के पत्तों पे बनाए जाते हैं, जो हम लोगों ने हल्की सी बात तो की थी उस टाइम में जब त्योहार मेले पड़े थे ना। तो सांझी चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? सांझी चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के केले पे बनाए गए चित्र, जो संजा कोट हम लोगों ने पढ़ा था। श्राद्ध के समय में जो युवतियां क्या करती हैं, हम कह सकते हैं जो सांझी चित्र बनाती है और अंतिम दिन जो चित्र बनाती है जिसे संजा कोट कहा जाता है, तो वो जो कि नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। अब ये तो पता कि केले के चित्र, केले के पत्ते पे चित्र, वो तो दीर्घकालिक कैसे चलेगा। और एक था मांडना। मांडना जब हम कह सकते हैं जो पुरानी दीवारें होती है उस पे जो लेप वगैरह करते हैं, तो उस पे जो कली या फिर कलर से जो मांडना बनाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, वो तो पैरों से घिस जाता है। फिर एक आता है आराइस पद्धति, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया था आराइस, तो वो उसको है जो कि राइट करना था। तो आला गीला पद्धति। और एक आती है प्रेस को सेको। प्रेस को सेको, सेको का मतलब होता है जैसे कि प्रेस को बुनो पे तो सीधा क्या है कि उसे प्लास्टर पे बनाया जाता है, और एक प्रेस को सेको यानी सेकने का मतलब तपाना, या फिर हम कह सकते हैं उसको पकाना। दीवार को प्लास्टर करने के बाद में जब पक जाती है तब पेंटिंग यानी कलर से उसको है जो कि उस पर चित्र बनाए जाते हैं, उससे हम कह सकते हैं दीर्घकाल कलर तो उतर जाता है, लेकिन वो जो आराइस पद्धति है जो प्रेस को बुनो है वो काफी समय तक चलती है। और एक आता है सामान्य पद्धति, जो कि बिना प्लास्टर के दीवार पर जो कि क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो इसके बारे में है जो कि नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। और सेशन आज का हमारा अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, इस सेशन को अपने अन्य भाई बंधुओं तक शेयर भी करें, और अगर आपकी इच्छा है तो लाइक भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब की कोई ज़रूरी है नहीं,
क्योंकि अगर आपकी इच्छा है सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो मेरे रहेंगे, उनको मैं सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं और डेली हमारे साथ में जुड़ करके बहुत शानदार तरीके से सेशन को आप लोग है जो कि क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और एक सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये मैंने बताया था आपको कि सफिशिएंट मटेरियल ही आपको मिलेगा, इसके अंदर कोई भी फालतू की बातें नहीं है। और तो यही बात थी आज के सेशन में। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।